जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को दिल्ली में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत में जिस साफ गोई से भारत की चिंताओं को रखा, उससे भारत के कड़े रुख का पता चलता है। भारत ने एक बार फिर दो टूक शब्दों में दोहराया है कि चीन को पूर्वी लद्दाख के विवादित इलाकों से अपने सैनिक हटाने ही होंगे, तभी रिश्तों को सामान्य बनाने की दिशा में बढ़ा जा सकता है। वांग यी गुरुवार को अचानक भारत की यात्रा पर पहुंचे थे। विदेश मंत्री जयशंकर के अलावा उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी लंबी बात की। वांग की यह यात्रा महत्वपूर्ण इसलिए है कि दोनों देशों के बीच 2 साल से चल रहे गतिरोध के बीच चीन का कोई वरिष्ठ मंत्री पहली बार भारत आया है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि चीनी विदेश मंत्री की यह यात्रा कोई पूर्व नियोजित नहीं थी, बल्कि वे काबुल से अचानक दिल्ली पहुंचे। ऐसे में वांग का दिल्ली आना इस बात का भी संकेत माना जा सकता है कि शायद चीन फिलहाल विवादों को विराम देना चाहता हो। जो देश हाल तक भारत से सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं था, अब उसके विदेश मंत्री ने भारत आने की पहल कर बड़ा संदेश दिया है। गौरतलब है कि जून 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया था। इसमें भारत के 24 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद चीन ने तेजी से वहां सैनिक जमा करने शुरू कर दिए और कुछ जगहों पर कब्जा पर भी जमा लिया। इस गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों देशों के बीच अब तक 15 दौर की बातचीत हो चुकी है। पर हैरानी की बात यह है कि वार्ता के हर दौर में चीन कुछ न कुछ ऐसा अड़ियल रुख दिखाता रहा है कि जिससे गतिरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए शुक्रवार को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी चीनी विदेश मंत्री से साफ कहा कि मौजूदा गतिरोध दोनों देशों के लिए अच्छा नहीं है। भारत की चिंता इसलिए भी जायज़ है कि चीन अक्सर ऐसी गतिविधियों को अंजाम देता रहा है जिससे तनाव और बढ़ा है। पिछले साल अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सीमाई इलाकों में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की घटनाएं सामने आई थी और तब भारत ने इस पर कड़ा विरोध जताया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर काफ़ी समय से चीन के रुख को लेकर चिंता जताते रहे हैं। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर ज़्यादा है कि चीन समझौतों का पालन नहीं कर रहा है और इससे हालात बिगड़ रहे हैं। जाहिर है अब तक चीन की मंशा थी ही नहीं संबंध सुधारने की। पर अब रूस यूक्रेन युद्ध के बीच वैश्विक राजनीति तेजी से बदल रही है। चीन भी भारत की मजबूत होती स्थिति से अनजान नहीं है। हाल में जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक की। इससे भी चीन के खलबली है। फिर रूस यूक्रेन युद्ध के मसले पर भारत ने तटस्थता की जो नीति अपनाई है, उससे अमेरिका सहित कई देश परेशान हैं। चीन भी इसे समझ रहा है। उसे लग रहा है कि गलवान गतिरोध कम कर भारत के प्रति नरम रुख दिखाने का यह बड़ा मौका है। वांग अगर भारत आए हैं और अपने समकक्ष के साथ वार्ता में उन्होंने भारत की चिंता
और सरोकारों को समझा है तो आने वाले दिनों में इसका असर दिखना भी चाहिए विराम, तभी उनकी यात्रा को सार्थक माना जाएगा विराम। पैरा। यह हर साल का सिलसिला बन गया है कि जब भी दुनिया के शहरों में प्रदूषण का स्तर नापा जाता है तो भारत के शहर प्राय उसमें अव्वल पाए जाते हैं विराम। स्विस संगठन IQAR की ताज़ा रिपोर्ट में दिल्ली को लगातार चौथे साल दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है विराम। भारत का एक भी ऐसा शहर नहीं है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित वायु गुणवत्ता के मानक पर खरा उतरता हो विराम। वायु गुणवत्ता मानक के अनुसार हवा में PM2.5 कणों की मौजूदगी 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, मगर भारत के शहरों में यह 50 से अधिक ही दर्ज होती है विराम। दिल्ली में यह 96 माइक्रोग्राम से अधिक है। पिछले साल दिल्ली में वायु प्रदूषण में 14.5% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई। यह स्थिति तब है जब इस शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने के अभियान लगातार चलते रहते हैं विराम। शहर में बाहर से आने वाले भारी वाहनों पर रोक है। दिल्ली सरकार ने स्मॉग टावर खड़े कर प्रदूषण अवशोषित करने का उपाय भी किया है विराम। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर भारी जुर्माना किया जाता है विराम। 15 साल पुराने वाहनों को सड़क पर चलने की इजाज़त नहीं है। पैरा। दिल्ली और दूसरे महानगरों में बढ़ते वायु प्रदूषण की वजहें सबको पता है। हालांकि धुआं उगलने वाले कारखानों को शहरों के रिहायशी इलाकों से दूर बसाया गया है विराम। जो उद्योग धंधे पहले से शहरों के भीतर चलते आ रहे थे उन्हें किफ़ायती दर पर भूखंड आवंटित कर शहरों से दूर बसाया गया, मगर हकीकत यह है कि आज भी दिल्ली सहित तमाम शहरों में बड़े पैमाने पर लघु उद्योग शहरों के भीतर चलाए जाते हैं, जो न सिर्फ वायु प्रदूषण फैलाते बल्कि नदी जल में भी जहर घोलते रहते हैं। उनमें से बहुत सारे उद्योगों का पंजीकरण नहीं है। प्रशासन की मिलीभगत से शहरों के भीतर बने हुए हैं विराम। शहरों के भीतर आ गए गांवों में ऐसे उद्योग बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। उन पर कैसे काबू पाया जाए यह तो प्रशासन ही बता सकता है। इसी तरह वाहनों में प्रदूषण नियंत्रक यंत्र लगाना अनिवार्य किया गया विराम, मगर उसका कोई उल्लेखनीय नतीजा सामने नहीं आ पा रहा। पैरा। हवा में PM2.5 कणों की सघनता बढ़ने का सबसे बड़ा कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं माना जाता है। इसलिए कई बार यह भी सुझाव आए कि वाहनों की बिक्री पर नियंत्रण किया जाए और सार्वजनिक परिवहन की क्षमता बढ़ाई जाए विराम। इस दिशा में मेट्रो रेलों के परिचालन और नगर बस सेवाओं की संख्या में बढ़ोतरी करके काबू पाने का प्रयास किया गया। दिल्ली में बाहर से आने वाले ट्रकों के प्रवेश पर अंकुश लगाया गया। शहर में चलने वाली सभी बसों को CNG चालित किया गया विराम। पर वायु प्रदूषण अगर 14-15% की दर से बढ़ा दर्ज हो रहा है तो यह सरकारों के लिए गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। इसे तदर्थ उपायों के जरिए नहीं रोका जा सकता। अब तक सरकारें स्थिति गंभीर होने पर कई तात्कालिक उपाय आजमा चुकी हैं,
जैसे दिल्ली सरकार ने सम विषम योजना आजमाई, मगर ऐसे उपाय इसके साथ स्थायी हल साबित नहीं हो सकते। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करने की ज़रूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। विराम। दिल्ली सहित तमाम महानगरों में लोगों की शिकायत रहती है कि सरकारें इस दिशा में व्यावहारिक कदम नहीं उठाती। अब पानी सिर से ऊपर बढ़ने लगा है, इसलिए इस समस्या का समन्वित रूप से समाधान तलाशा जाना जरूरी है। पूर्णविराम।